ईरान में पुलिस हिरासत में महसा अमीनी नाम की एक 22 साल की लड़की की मौत का मामला एक ऐसे बवंडर में बदलता नजर आ रहा है जिसकी गूंज दूसरे मुल्कों में भी सुनाई दे रही है। फ्रांस के विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा है कि ईरानी महिला की मौत एक शर्मनाक घटना है। फ्रांस ने महसा की मौत की परिस्थितियों की ईमानदारी से जांच की मांग उठाई है। यूरोपीय संघ के विदेश संबंधों की परिषद ने भी इस मामले पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। परिषद ने कहा है कि हमारी संवेदनाएं महसा के परिजन और दोस्तों के साथ जुड़ी हुई हैं। उनके साथ जो कुछ भी हुआ है वो अस्वीकार्य है। उसकी मौत के लिए जिम्मेदार लोगों पर कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। अमेरिका के विदेश मंत्री ने भी महसा की मौत पर प्रतिक्रिया जताई है, ईरान की निंदा की है। सीनेट और प्रतिनिधि सभा की विदेश मामलों की समिति ने ईरान में महिलाओं की स्थिति पर सवाल खड़े किए हैं। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता ने महसा की मौत के लिए जिम्मेदारी तय किए जाने की मांग की है। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक। मेरा नाम है नेहा शुक्ला। आज स्ट्रेट टॉक में हम बात करने जा रहे हैं ईरान में हिजाब के विरोध को लेकर भड़की हिंसा की। 22 साल की महसा की मौत के बाद कुर्दिस्तान से लेकर तेहरान तक देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन भड़क उठे हैं। कुर्दिश इलाके में प्रदर्शनकारियों पर सुरक्षा बलों की कार्रवाई में सोमवार को 5 लोगों की मौत हो गई। शनिवार को महसा को उनके होम टाउन साकेज में दफन कर दिया गया, लेकिन इस जनाजे में जो बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए थे, महिलाओं ने विरोध स्वरूप अपने हिजाब उतार दिए। जनाजे में शामिल प्रदर्शनकारियों ने तानाशाह की मौत हो के नारे लगाए। ये नारा ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई के लिए लगाया जा रहा था। खबरें ये भी आई हैं कि सोमवार के विरोध प्रदर्शन के बाद 75 लोग घायल हुए हैं। ये विरोध प्रदर्शन अभी भी जारी है। ऐसे में इस मसले से जुड़े हमारे आज के सवाल हम आपके टीवी स्क्रीन पर कुछ इस तरह से दिखाते हैं। हमारा आज का सवाल है कि क्या ईरान में हिजाब का विरोध कर रही महिलाओं को इंसाफ मिल सकेगा? हमारा अगला सवाल हम जो दर्शकों के सामने उठाना चाहते हैं कि क्या इस्लाम कानून के नाम पर महिलाओं के साथ अमानवीय बर्ताव किया जाता है? क्या ईरान में महिलाओं का प्रदर्शन बड़ा बदलाव लेकर आएगा? क्या भारत में हिजाब विवाद के हल के लिए ईरान से सबक लिया जा सकता है? क्या मुस्लिम महिलाओं का प्रदर्शन बदलते ईरान का संकेत है? तो ये तमाम सवाल हम जनता के सामने रख रहे हैं और इन तमाम सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे अपने आज के पैनलिस्ट से। लेकिन इससे पहले हमारे दर्शकों से ये अपील है कि कृपया आप स्ट्रेट टॉक से जुड़िए, अपनी बात शो के दौरान उठाइए। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम आपके सवालों या फिर जो विचार हैं उन्हें समझें, उनका हल निकालने की कोशिश करें। और इसी कोशिश में हमारे साथ जो आज पैनलिस्ट जुड़ चुके हैं, हम उनके एक एक करके नाम बता देते हैं। हमारे साथ हैं पूर्व सांसद अली अनवर, जो कि जनप्रतिनिधि के नाते जो मुस्लिम समुदाय की परेशानियां हैं उसके राजनीतिक समाधान की कोशिश करते रहते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं सोशल एक्टिविस्ट और लीगल एक्सपर्ट एडवोकेट अजय जग्गा जी, और हमारे साथ हैं प्रोफेसर मोहम्मद खाली, जो कि राजनीतिक मामलों के जानकार हैं। हम तीनों जो पैनलिस्ट हैं उनका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं। लेकिन शुरुआत में करना चाहती हूँ अली अनवर जी आपसे, क्योंकि आप जो मुस्लिम समाज है उसके परेशानियों, उसके अधिकारों के लिए लगातार मुखर रहे हैं। ईरान में ये जो चल रहा है प्रदर्शन, आपको क्या दर्शाता है कि महिलाओं ने इतने बड़े पैमाने पर हिजाब का विरोध किया है? क्या बदल रहा है ईरान? शुक्रिया साहिबा जी। बिल्कुल, पहली बात तो हम की जो ईरान की में महसा का पुलिस कस्टडी में उनका खून हुआ, उनकी हत्या हुई, उसकी हम निंदा करते हैं। और दूसरी बात ये कि जो वहाँ लड़कियाँ लड़ रही हैं हिजाब के खिलाफ या इस मर्डर के खिलाफ जी, उसके साथ अपने को हम जोड़ते हैं। और के साथ ही हम देख रहे हैं कि हमारे अपने मुल्क में, भारत में भी तरह की चीजें चल रही हैं। ऊपर से तो ये दोनों अलग अलग चीजें लग रही हैं जी, लेकिन ये दोनों एक चीज है हमारी नजर।
और मैं ये जाति तौर पर, व्यक्तिगत तौर पर ही मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं चूंकि न सिर्फ मैं 12 साल तक तकरीबन पार्लियामेंट का मेंबर रहा हूँ, बल्कि मैं लंबे समय तक तकरीबन 25 साल तक मैं जर्नलिस्ट भी रहा हूँ, सहाफ़ी भी रहा हूँ जी। और जो एक तहकीक है हमारी, जो 1998 से काम कर रही है, जिसका नाम है ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महासभा, जो ये जो पिछड़े मुसलमान हैं और दलित मुसलमान हैं, उनकी ये तंजीम है, जिनकी आबादी अक्सरियत की है देश में। हमारे मुल्क में कुल मुसलमानों में 80% इनकी आबादी है जी। तो उनका हमारी तंजीम का और उनकी जो फीलिंग है, उनकी तरफ से मैं अपनी बात को रख रहा हूँ। हमारा मानना है कि हिजाब को कोई थोपे, कोई हुकूमत थोपे या कोई व्यक्तियों का समूह, किसी आइडियोलॉजी के लोग थोपे लड़कियों पर, या कोई हिजाब नोचे। हमारा नारा है कि हम हिजाब थोपने और हिजाब नोचने दोनों के खिलाफ। हमारा इसमें ये कहना है कि जो हिजाब का मामला है जी, वो खाने का, पहनने का, अपनी जिंदगी जीने का, वो जाति मामला है, एक इंसान का मामला है, एक लड़की का मामला है, एक पुरुष का मामला है। वो किस तरह से रहना चाहता है, किस तरह के कपड़े पहनना चाहता है। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि खोमैनी, हमारे यहाँ तो डेमोक्रेसी है, भले संविधान में इधर कुछ गड़बड़ी हुई है कुछ सालों में, लेकिन जो ईरान है वहाँ तो जमहूरियत नहीं है, वहाँ तो थियोक्रेटिक स्टेट है, वहाँ धर्म आधारित राज्य है, वो मजहबी मुल्क है। तो और भारत को भी एक मजहबी मुल्क में तब्दील कर की जा रही है जी। प्रोफेसर खालिद से जी, आपने सही बात जो उठाई है कि भारत में किस तरह से जो इसे जोड़कर देखा जा सकता है। प्रोफेसर खालिद, आपने सुना अली अनवर, जो कि एक लंबे समय से जनप्रतिनिधि हैं और पत्रकार भी रह चुके हैं, तो जो अपने समाज की बात वो रख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि परेशानियां हैं, भारत भी इससे जुदा नहीं है। तो जो हिजाब का मसला है, क्या आपकी नजर में लग रहा है कि ईरान में एक बड़ा बदलाव का संकेत लेकर आया है? देखिए, ऐसा है जी कि 19 से वहां पर इस्लामिक क्रांति आई है, उसके बाद जिस तरह से इस्लाम को वहां पे थोपा गया जी, ये सिर्फ उसकी विरोधता नहीं है, बल्कि इस ईरान के समाज के अंदर और बहुत सी जो फॉल्ट लाइन डेवलप हो रही हैं, वहां की जो सरकार है उसके खिलाफ, वहां की सरकार की जो रिलीजियस पॉलिसीज हैं उसके खिलाफ एक बहुत बड़ा जन आंदोलन का रूप ले रहा है। उसकी मेन वजह जो है वो ये है, ये जो इस समय हुआ है, जो आप महसा आमिनी की बात कर रहे हैं जी, महसा आमिनी एक संकेतिक चीज है। महसा आमिनी उसकी ये एक संकेत है। असल में शुरू तो उससे पहले से हुआ है। ये कंटिन्यूटी में जितने प्रोटेस्ट चल रहे हैं ईरान में, ये कंटिन्यूटी में चल रहे हैं। सिर्फ जिन दिनों में पेंडेमिक था, लाइफ बिल्कुल थम गई थी, उन दिनों को छोड़ करके उससे पहले भी काफी प्रोटेस्ट हिजाब के खिलाफ चलते रहे हैं, उसके बाद भी चलते रहे। सवाल ये है कि क्या आप ईरान में जो मोरालिटी पुलिस है, जो नैतिकता को ठोसती है जी, उसके आप हक में है या उसके अगेंस्ट में है? देखो, कोई भी सभ्य समाज इस चीज की इजाजत नहीं देता कि किसी की पर्सनल चॉइस को आप दबा करके रखें जब तक वो नैतिकता के दायरे को पार ना करती जी। अगर कोई समाज में वैसे बदतमीजी फैला रहा है, वहां पर स्टेट एक्शन ले सकता है, लेकिन अगर कोई पब्लिक ऑर्डर को बिना डिस्टर्ब किए अपनी मर्जी से कोई भी लिबास पहनना चाहता है तो उसकी पर्सनल चॉइस है जी। जहां तक सवाल है हिजाब का, मैं आपको बताता हूँ, इस्लाम हिजाब को रिकमेंड करता है। इस्लाम हिजाब के बारे में कहता है कि करो। 2-3 सूरतें कुरान में ऐसी हैं जी, सूरह नूह और सूरह अल-अहज़ाब, दोनों में रिकमेंडेड है।
लेकिन ये नहीं है कि अगर आप हिजाब नहीं करोगे तो इस्लाम के दायरे से खारिज हो जाओगे, ऐसी कोई बात नहीं। जी हमारे साथ जी बात पूरी कर लीजिए, फिर हम जग्गा जी के पास जाएंगे। इसलिए ईरान में जो ये सब कुछ हो रहा है उसको एक वाइडर एंगल से देखना है, जो वहां के समाज में एक वहां की जो हुकूमत है और उसकी जो पॉलिसीज हैं उसके खिलाफ जो एक आग पैदा हुई है, वो उसकी एक एक्सटेंशन ये सारा कुछ है। और ये जो हुआ है ये बहुत ही अपराध है, ये बहुत खतरनाक है। जी 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 यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का, कमर्शियल ब्रेक का इशारा किया जा रहा है, एक ब्रेक यहाँ पर लेना पड़ रहा है, लेकिन मैं ब्रेक से वापस लौटने के बाद अजय जग्गा जी से इस पूरे मसले पर उनकी प्रतिक्रिया भी जानना चाहूँगी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक और हम बात कर रहे हैं ईरान में भड़की हिंसा की। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता जो है मलिक जावेद अंसारी, वो भी जुड़ चुके हैं। आइए सुनते हैं कि उनका इस पूरे मसले पर क्या कहना है। सुप्रीम कोर्ट में हिजाब केस चल रहा है, आप जैसा जानते हो, और ये चर्चा का विषय बना हुआ है। और ये हिजाब केस कैसे आया? कर्नाटक की गवर्नमेंट ने एक गवर्नमेंट ऑर्डर पास किया और उसमें कहा गया कि स्कूल और कॉलेजेस में जो लड़कियां हिजाब पहनती है उनको बैन किया जाता है। तो वहां पे बहुत सारी लड़कियों ने उस ऑर्डर को कर्नाटक हाई कोर्ट में चैलेंज किया, और वो मेन जो केस है उसमें बुशरा फातिमा वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका है, जिसमें गवर्नमेंट ऑर्डर को चैलेंज किया गया। और कर्नाटका हाई कोर्ट के 3 जजेस की बेंच ने एक फैसला सुनाया कि हिजाब इज नॉट द एसेंशियल प्रैक्टिस ऑफ इस्लाम। तो फिर इसकी अपील जो है वो सुप्रीम कोर्ट में आई है। अब सुप्रीम कोर्ट में इसको डिवीजन बेंच सुन रही है, और उसमें जस्टिस हेमंत गुप्ता और सुधांशु धूलिया जी इसको केस को सुन रहे हैं, और इसमें आर्ग्यूमेंट्स चल रहे हैं। लेकिन इसमें अपील में यह कहा गया है कि जो ये फैसला आया है हाई कोर्ट का, उसमें केवल आर्टिकल 25 यानी अनुच्छेद 25 को ही उन्होंने देखा है, और आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन 19(1) क्लॉज ए को इग्नोर किया गया है, और आर्टिकल 21 राइट टू लिबर्टी, राइट टू प्राइवेसी को भी नहीं देखा हाई कोर्ट ने। इसलिए इसको चैलेंज किया गया है कर्नाटका हाई कोर्ट के। अभी आर्ग्यूमेंट्स चल रहे हैं और इस पे ज्यादा बोलना अभी ठीक नहीं होगा, क्या सही है क्या गलत है। लेकिन मेरे कुछ सवाल हैं। सवाल यह है कि क्या अब हमारे देश की सरकारें, हमारी राज्यों की सरकारें ये डिसाइड करेंगी हमें क्या पहनना है, हमें क्या बोलना है, हमें क्या खाना है, हमें क्या पीना है? तो ये सरासर गलत होगा, क्योंकि संविधान हमें पहनने का, बोलने का अधिकार देता है, लेकिन कानून के दायरे में देता है। और दूसरी बात, इस हिजाब केस को ईरान का हिजाब प्रोटेस्ट जो चल रहा है उससे भी कंपैरिजन किया जा रहा है, जो कि सरासर गलत है। वो गलत इसलिए है क्योंकि ईरान जो है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान है, वो इस्लामिक स्टेट है, और हम जो है रिपब्लिक ऑफ इंडिया है, और हमारा जो कानून चलता है वो संविधान के अनुसार चलता है और संविधान से चलता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहना चाहूंगा कि हमारा कंट्री जो है वो डाइवर्स है, और डाइवर्स का एक एग्जाम्पल ये है, ये हमारा करेंसी है, और करेंसी में 15 लैंग्वेजेस लिखी हैं। हमारे करेंसी पे अगर आप देखोगे, अपनी पॉकेट में होगा, तो उस पर 15 भाषाएं लिखी हैं, और 15 भाषाएं लिखी है। अगर कोई सरकार ये कहे कि एक ही भाषा लिखी जाएगी, तो क्या ये सही होगा? बिल्कुल नहीं होगा मेरे हिसाब से। और दूसरी चीज ये है, एक और एग्जाम्पल मैं आपको अगर दूं, जैसे इंग्लैंड में है, वहां पे ईद की छुट्टी नहीं होती है, लेकिन हमारे देश में ईद की छुट्टी होती है, पब्लिक हॉलीडे होता है। तो अगर ये कहा जाए वहां पे छुट्टी नहीं होती, यहाँ पे छुट्टी होती है, तो इसको खत्म किया जाए, तो ये भी गलत होगा। और दूसरा एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं, काउ स्लॉटर पे बहुत सारी राज्य जो हैं वो बहुत स्ट्रिक्ट है। जैसे उत्तर प्रदेश है, उन्होंने बहुत स्ट्रिक्ट लॉज बनाए हैं अगर काउ स्लॉटर होता है, क्योंकि वो आस्था का जुड़ा हुआ मुद्दा है, होना भी चाहिए। अगर सरकार कोई वैलिड कानून बना रही है तो उसका सम्मान होना चाहिए। लेकिन यही सरकार बीजेपी की अगर गोवा में बीफ अलाउ कर देती है तो उस पर आप क्या कहेंगे? तो बहुत सारे सवाल हैं और बहुत सारे जवाब भी हैं, बहुत सारे इंटरप्रिटेशंस हैं अलग अलग स्कॉलर्स के। तो इतना आसान नहीं होगा अभी कहना कि क्या सही है क्या गलत है। अभी सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर पेंडिंग है, तो लेट द सुप्रीम कोर्ट डिसाइड, देन वी विल डिस्कस फर्दर आफ्टर द जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट।
तो अभी आपने सुना कि कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं मलिक जावेद अंसारी, उनका क्या कहना है इस पूरे मसले को। उन्होंने साफ तौर पर इनकार किया है कि ईरान में जो हिजाब का प्रोटेस्ट चल रहा है उसे भारत के जो हिजाब विवाद है उसे जोड़कर नहीं देखना चाहिए। जग्गा जी, आपने सुना जो हमारे बाकी पैनलिस्ट थे और जो कांग्रेस के प्रवक्ता अभी जो कह रहे थे, आपने उनको भी सुना। जो अली अनवर साहब हैं, जो कि लंबे समय से सांसद भी रहे हैं और जो मुस्लिम समुदाय है उसकी परेशानी को उठाते रहे, वो कह रहे हैं कि जो हिजाब का मसला ईरान में है वो भारत के मसले से जुदा नहीं है, लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता का कहना है कि वो बिल्कुल अलग है। आपकी क्या राय है? पहले तो मेरी संवेदनाएं हैं जो महसा जो है इस दुनिया से चली गई, उनके परिवार को और दुनिया को जी। रही बात आज के मुद्दे की, खालिद साहब ने और अनवर साहब ने बहुत बढ़िया तरीके से इस चीज को प्रेजेंट करा, लेकिन मैं जिस लीगल एंगल को देखता हूं उस पे कानूनी बात करेंगे कि अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने भी आर्टिकल 25 की बात करी जी। आर्टिकल 25 जो भारत का है वो कहता है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड रिलीजन बट सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर एंड मोरालिटी। पब्लिक ऑर्डर मीन्स सार्वजनिक व्यवस्था और मोरालिटी मीन्स नैतिकता। तो 100% छूट तो नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक किसी इंस्टीट्यूशन में पढ़ता हूं, उस इंस्टीट्यूशन का एक अपना कानून है कि आप फला ड्रेस डालकर आइए, और मैं नहीं डालता तो फिर कॉन्फ्लिक्ट है, उस पे कानून के पास जाते हैं। अब आप बोलते हैं कि हमको ये ड्रेस डालनी है, बट जिस इंस्टीट्यूशन में आप जाते हैं वो कहते हैं हमारा रूल कहता है नहीं डाल। तो इसमें दो बातें निकल के सामने आती है। नंबर एक कि आप पब्लिकली जिस मर्जी डालें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप संस्था में जाती है तो संस्था ये बोलती है कि जी आप हमारा कायदा कानून मानेंगे या नहीं मानेंगे। अब ये जो है, स्कूल में आप जाए, आप कहें जी हम आपकी ड्रेस नहीं डालेंगे, एक तो यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट है जो विरोधाभास पैदा हो रहा है। दूसरा, ये जो मुद्दा ईरान का है, मैंने ईरान का संविधान देखा, उनके संविधान 12 के अंदर, अनुच्छेद 12 के अंदर ईरान ये कहता है स्पष्ट रूप से कि हमारा रिलीजन इस्लाम है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि ईरान का रिलीजन इस्लाम है। अब ये बेसिकली तो जो मसला है, ये जो बहुत ज्यादा इस्लाम के एक्सपर्ट या इस्लाम के जानकार हैं उनका है, लेकिन ये उनका एक आर्टिकल 72 भी है ईरान के कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कहता है कि ईरान की सरकार ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती जो देश के रिलीजियन धर्म के खिलाफ हो। मतलब वो इस्लाम के बाहर कोई कानून नहीं बना सकते, उसको सब कुछ इस्लाम के अंदर रखना जी। अब इस्लाम के अंदर ये छूट कहां तक जाती है, इसके लिए मैं इस्लाम का वो बड़ा जानकार नहीं हूं जो इस्लाम की व्याख्या करूं जी। नंबर 3 कि हम चले जाते हैं ह्यूमन राइट्स पर, तो दुनिया के अंदर हर एक देश का कॉन्स्टिट्यूशन अलग है, उनके कानून अलग हैं, लेकिन एक यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स करी थी संयुक्त राष्ट्र ने, और इसके अंदर भी अनुच्छेद 18 आया। संयुक्त राष्ट्र का जो आर्टिकल 18 है वो भी यही कहता है कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड एक्सप्रेशन है सब्जेक्ट टू एक्सेप्टेबिलिटी। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है। जैसे कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट में है। एक इंग्लिश में बड़ी पुरानी कहावत है, हम स्कूल्स में पढ़ते आ रहे थे, वो कुछ ऐसे थी कि योर फ्रीडम एंड्स वेयर बाय दो स्टार्ट्स, कि आप छड़ी घुमा रहे हैं, आपको फ्रीडम है, लेकिन छड़ी मुझे ना लग जाए, यहां पर आपको रोक लगा देगा। तो कहने का मतलब है कि कानून ये अगर मैं बहुत ज्यादा इसके अंदर जाऊं तो मेरा ऐसा मानना है कि शायद ईरान भी जो इस्लाम है वो भी इस तरह से किसी मॉरल पॉलिसिंग की जी देता हूं, ये मेरा मानना जी। मैं उसकी कौन सी सेक्शन है, कौन सा रूल है इस्लाम, उसमें नहीं जा रहा, लेकिन मैं इंसानियत के नाते जाता हूं, तो मुझे लगता है कि शायद इस्लाम जो धर्म है वो ऐसी इजाजत नहीं देता हूं जी। संविधान इस्लाम को मानता है और उसने कहा है ईरान कोई कानून
धर्म के खिलाफ नहीं बना सकता, स्पष्ट है। लेकिन जिस तरह से हत्या हुई, मेरे ख्याल सरकार उसमें या अंतर्राष्ट्रीय समुदाय उसमें कोई इंक्वायरी करेगा और जो दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कानून अपना काम करेगा। लेकिन है ये घटना ऐसी कि मैं समझता हूँ शायद इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता होगा। खालिद साहब शायद इस पर ज्यादा नजर, इस पर अपना व्यू पॉइंट दे सकेंगे। जी बिल्कुल खालिद सर के पास आना चाहेंगे, लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेना पड़ रहा है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और जानेंगे कि जो इस्लाम को क्या समझ पाने में गलती हो रही है लगातार, जो कट्टरपंथी लोग हैं और वो महिलाओं को जो है सबसे ज़्यादा इस बात का शिकार बनाते हैं, राजनीतिक तौर पर भी इसका इस्तेमाल किया जाता रहा है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फ़ौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक। बात आगे बढ़ाते हैं। प्रोफेसर खालिद, आपने सुना कि जो एडवोकेट जग्गा हैं वो किस तरह से कह रहे थे कि इस्लाम को क्या समझ नहीं पा रहे हैं लोग, लेकिन मानवाधिकारों की बात भी इन्होंने कही है कि क्या मानवाधिकारों को इन तमाम जो प्रैक्टिसेस हैं जो महिलाओं पर जो थोपे जाते हैं उनके नाम पर जो है गलत इस्तेमाल किया जाए। हमारे साथ एक कॉलर भी जुड़ रहे हैं, थोड़ी सी उनकी बात भी सुन लेते हैं। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ जी नेहा जी, मैं इस टॉपिक में ज्यादा नहीं कहूँगा जी, लेकिन ये जो इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है जी, हर धर्म को अपना धर्म मानने के लिए पूरी इजाजत है, संविधान में है। 75 साल हो गए इंडिया गया हुए, तो ये बात तब से चल रही है। एक इसमें गुलदस्ता है, ये इंडिया है। हर टाइप के हर पोशाक में दुनिया मिल जाएगी वहां पर आपको, एक ही कंट्री में जी। और उसके अलावा एक आधी मील में जाओ आपको क्या चीज मिल जाएगी, गुरुद्वारा भी मिल जाएगा, मंदिर भी मिल जाएगा, मस्जिद भी मिल जाएगी। सब अपने अपने धर्म में बना रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को। हाँ, कोई धर्म, सब धर्म अपनी जगह ठीक है। कोई किसी दूसरी की तरह इंटरफियर करता है गलत तरीके से, वो गलत है। बिल्कुल मेरे ख्याल में हर लड़की को और लड़के को अपनी जो वो उसकी ख्वाहिश हो उसको पूरा करने की इजाजत हो, रुकावट नहीं होनी चाहिए। हाँ, उसके ऊपर ठोसा जाए कि अगर तुमने ये करना है वो करना है, जैसे अब ईरान में हो रहा है। ईरान इस्लामिक कंट्री है, वहाँ की बात हम नहीं कर सकते क्योंकि उनका टोटली इस्लामिक रूल्स है। जितने इस्लामिक कंट्री सब में यही हाल है। बट हमारे इंडिया में अगर संविधान कहता है हर धर्म को छूट है, तो हर धर्म को जो बच्चा चाहता है बच्चे को रुकावट नहीं होनी चाहिए। इसमें क्या फर्क पड़ता, कितने 75 साल से देख रहे हैं, हिजाब पहनती हैं, बच्चे पहनती हैं, ठीक है, इसमें कोई नुकसान मुझे समझ नहीं आती किन लोगों को नुकसान है इसका। मेरे हिसाब से रुकावट नहीं होनी चाहिए। डेमोक्रेटिक कंट्री है, बहुत प्यारा कंट्री है, डेमोक्रेटिक इंडिया कंट्री है। इसमें दुनिया में आप एग्जांपल दे सकते हैं कि एक इंडिया ऐसा कंट्री है जहाँ हर धर्म के लिए खुली छुट्टी है, अपना धर्म पूरी ईमानदारी से मना सकते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। हमारे कॉलर थे जितेंद्र वालिया, नियमित दर्शक है। ये बताया था किस तरह से जो है जो भारत है वो पूरी दुनिया के लिए जो है एक उदाहरण पेश कर सकता है अगर यहाँ पर जो इस तरह की जो पाबंदियां ना हो। प्रोफेसर खालिद, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि ईरान की भी बात कही है कि ईरान में जो बदलाव आना चाहिए और ईरान में जो हो रहा है वो भारत कैसे बिल्कुल जुदा है। देखिए ऐसा है नेहा जी, ये कुरान में एक आयत है, ला इकराहा फिद्दीन, यानी दीन में कोई कराहत नहीं है, जोर जबरदस्ती नहीं है। जब आप इस्लाम या किसी भी धर्म की बात करते हैं, जब धर्म को आप मानते नहीं हैं या उसकी सब चीजें नहीं मानते, तो इसका मतलब ये नहीं उससे आपको कोई गुनाह हो सकता है जो इस्लाम कहता है। लेकिन अगर आप कहें कि ये बहुत जरूरी है और इसके बिना कोई चारा नहीं है, वो इस्लामिक स्टेट में हो सकता है जैसे इन्होंने बताया। लेकिन जहां तक सवाल है कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री में जहां पर रूल ऑफ लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशन है, वहां पर ये चीज नहीं है। दूसरी मैं बात आता हूं कि जो सुप्रीम कोर्ट में बहुत सी चीजें हैं जो हम पढ़ भी रहे हैं। देखो, अगर आप पहले से लड़कियों को हिजाब अलाउड कर रहे थे और अब अचानक क्या हो गया कि आप इसको पूरी तरह से लागू करने पर बजिद हो गए, नंबर 1। नहीं, पूरी तरह से नहीं, सिर्फ शिक्षण संस्थान की जहां पर एक मैं वही कह रहा हूं, मैं वही कह रहा हूं। दूसरी चीज ये है कि जब आप किसी स्टूडेंट को शिक्षक संस्थान में एडमिशन देते हो, वहां पर प्रोस्पेक्ट्स में क्या क्लियरली लिखा हुआ है कि हिजाब या दूसरी चीजें यहां पर अलाउड बिल्कुल नहीं होगी? क्या ये कॉन्ट्रैक्ट होता है?
स्टूडेंट एक कॉन्ट्रैक्ट करता है अपने इंस्टीट्यूशन के साथ कि मैं एडमिशन ले रहा हूं, ये टर्म्स एंड कंडीशन है, या उसको टर्म्स एंड कंडीशन क्लियर कर दी गई थी। तीसरी चीज, क्या जो दूसरे रिलीजियस सिंबल्स हैं, दूसरे रिलीजन्स के सिंबल्स हैं, फॉर एग्जांपल पगड़ी है, तिलक है, या धोती लगा करके आना है, या टोपी लगा करके आना है, वो सब है या केवल हिजाब की ही पीछे पड़े हुए हैं? और इसलिए, और तीसरी चीज ये है, एक और चीज है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जो इदारे हैं वहां पर आप लड़कियों को सेम कलर का हिजाब पहनने की इजाजत दे रहे हैं, और भी कई स्टेट दे रहे हैं। क्या एक ही स्टेट में ऐसा क्यों? ये चीजें जो है ये भी हमें संज्ञान में लानी पड़ेंगी जब हम ये देखते हैं कि इस पर इतना ज्यादा बबेला या ये क्यों मनाया जा रहा है। क्या इसमें कोई पॉलिटिकल मोटिवेशन है? जी, क्योंकि वहीं पर उसी स्टेट में अजान की भी कंट्रोवर्सी खड़ी होती है, उसी स्टेट में ये भी है कि हिंदू जो संस्थाएं हैं उसके सामने हम मुस्लिम्स को कारोबार नहीं करने देंगे। ये सब चीजें वही हो रही हैं। जी बिल्कुल, साफ लगता है कि जब राजनीति इन सब मामलों में घुस जाती है तो जो तस्वीर है वो कितनी और ज्यादा जो खराब हो जाती है या फिर और ज्यादा डिस्टर्बिंग हो जाती है, संवेदनशील बन जाती है। हमारे साथ अली अनवर जुड़े हुए हैं, राजनीति को समझते हैं शायद ज्यादा करीब से। अली अनवर साहब, आपसे समझना चाहूंगी कि मानवाधिकारों की बात हम करते हैं, लेकिन जब बात राजनीति की आ जाती है इन सब के बीच में तो स्थिति और खराब लग जाती है। चाहे मैं ईरान की बात देखती हूँ या फिर मैं भारत की बात देखती हूँ, दोनों जगहों पर जो राजनीति है इन सब संवेदनशील मसलों में काफी ज्यादा स्थिति को बिगाड़ रही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, और खालिद साहब से भी हम एग्री करते हैं। देखिए, सियासत और शासन प्रशासन, गवर्नेंस, ये अलग चीज है और मजहब अलग चीज है, रिलीजन अलग चीज है जी। दोनों का जहाँ तालमेल होता है वो भी खतरनाक है जी। और सबसे ज्यादा खतरनाक है कि कोई मुल्क मजहबी मुल्क है, चाहे वो हिंदू राष्ट्र की बात हो, चाहे वो किसी मजहब के बुनियाद पर इस्लामिक राष्ट्र की बात हो, तो वहाँ ये इनहेरेंट है, वहाँ ये सब गड़बड़ियां होगी ही। तो आप जबरदस्ती किसी चीज को थोप रहे हैं। ठीक ही कहा आपके व्यूअर्स ने कि भाई इंडिया तो डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ तो सभी मजहबों को अपने अकीदे के विश्वास के मुताबिक अपने मजहब पर अमल करने का है। और दूसरा चीज कि अगर क्यों आरएसएस और बीजेपी के लोग इस तरह की गुंडागर्दी कर रहे हैं कर्नाटक में और दूसरी जगहों पर जी, तो ये ठीक यही मामला ईरान में हो रहा है जी। बिल्कुल, यहाँ फर्क ये है कि यहाँ डेमोक्रेटिक कंट्री है, लेकिन इस देश को डेमोक्रेसी को खत्म करके, इसके संविधान को खत्म करके एक मनुवादी संविधान थोपना चाहते हैं, एक थियोक्रेटिक स्टेट, धर्म आधारित राज्य बनाना चाहते हैं। हमारे साथ तो ये हो रहा है जी। अनवर साहब, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, सुनते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका स्ट्रेट टॉक में। धन्यवाद नेहा जी। जी देखिए, आपके पैनलिस्ट तो आज बाकमाल हैं सारे। जी धन्यवाद। मेरा सवाल ये आता है कि आदमी की जननी कौन है? औरत जी। अब जिस औरत ने आपको पैदा किया है, बड़े होके आप उसके ऊपर हुक्म क्यों करते हैं? या आप कौन होते हैं उसको कहने वाले कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना? मैं हिजाब के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन जो जुल्म और जातियां तालिबान ने की हैं कि उनको हाथ पैर बांध के बिठा के और शूट किया क्योंकि वो जिस्म का कोई हिस्सा उनका बाहर हिजाब से आ गया, तो ये तो जहालत है, इससे कोई होने वाला नहीं है। जिसने आपको जन्म दिया, जिसने आपको पैदा किया, अगर आप उसकी इज्जत नहीं करेंगे, आप इंसान नहीं हैवान हैं। मैं तो इतना ही कहूँगा, बस। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे अहलुवालिया जो कि हमारे नियमित दर्शक हैं, उनका भी ये कहना था कि जो एक जननी है जो इंसानियत को जो इस ज़िंदगी में लाती है, दुनिया में लाती है, उसके खिलाफ जो है ये धर्म के नाम पर क्यों जो है अमानवीय बर्ताव किया जाता है। जगह साहब, आप
आपने सुना कि प्रोफेसर खालिद का जो कहना है, एंगल है, या फिर जो अनवर साहब है उनका जो एंगल है, इस सब के बीच कहीं ना कहीं लग रहा है कि महिलाएं क्या चाहती है, महिलाओं का अधिकार क्या है, इसे नहीं सुना जा रहा है, चाहे बात हम ईरान की कर रहे हो, चाहे बात हम भारत की कर रहे हो। देखिए, ये एक बहुत सीरियस कहने कानूनी इशू है जी। मैं यहां पर एक प्रोग्राम करा जिसका टाइटल मैंने रखा लीगल अवेयरनेस, ए टूल फॉर विमेन एम्पावरमेंट। तो मैं महिला अधिकारों के हक में हूं, लेकिन दूसरी बात मैं ये भी कहता हूं कि आप महिलाएं भी जो हैं वो क्या वो कानून के विरुद्ध जा सकती हैं, क्या वो संविधान के विरुद्ध जा सकती है? नहीं जा सकती। लेकिन मैं अभी भी देख रहा था कि सुप्रीम काउंसिल ऑफ ईरान है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ जिसको ईरान बोल सकते हैं। तो दूसरी बात, ये जो ईरान का किस्सा है, हम इसको डायरेक्टली इस्लाम या उस औरत के अगेंस्ट लेकर क्यों चल रहे हैं? मैं मानता हूं कि ये जो हुआ, अगर ये जैसे सारी दुनिया मानती है गलत हुआ वाकई उस लड़की के साथ जी, तो उस समय जो लोग हुआ, जिन लोगों ने कानून की हद पार करी जी, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए ताकि जस्टिस हो सके। तो मैं सारे मुल्क को, ईरान हो चाहे, उसको एक कलर में पेंट नहीं कर सकता कि भी इन्होंने महिला, मैं कह रहा हूं कुछ चंद लोगों ने उस समय अपनी सीमाएं लांघी और एक इस तरह का हादसा इस दुनिया में देखने को मिला। लेकिन ये मात्र एक इंसिडेंट नहीं कह सकते जग्गा जी, एक मात्र एक इंसिडेंट, एक घटना नहीं है। कहीं ना कहीं जो गुस्सा था और लंबे समय से पनपा हुआ था, लंबे समय से बना हुआ है, और जिसके लिए ये ट्रिगर जो इंसिडेंट का काम कर गया, जो महसा अमीनी है उसकी दर्दनाक जो मौत हो गई, कस्टडी में मौत हो गई, जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं उसमें साफ लग रहा है कि उन्हें कहीं ना कहीं जो है उनके साथ इस तरह का बर्ताव ये मॉरल पॉलिसिंग के नाम पर किया गया, जिससे कि 22 साल की इस लड़की की मौत हो गई। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, फिर हम समझेंगे कि प्रोफेसर खालिद का इस मसले पर क्या कहना है। एक ब्रेक लेंगे, वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक, बातचीत आगे बढ़ाते। प्रोफेसर खालिद, मैं आपके पास आना चाहूँगी। जिस तरह से ईरान में ये हिंसा हुई है, 5 लोगों की मौत हो गई है और लगभग 50 से ज़्यादा लोग जो है ज़ख्मी हो गए हैं, ऐसे में लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक बड़ा तनाव जो है महिलाओं के अधिकारों को लेकर वो पहले से ही बना हुआ था, और अब जब आमिनी की दर्दनाक मौत हो गई तो ये तनाव जो है फूट पड़ा है सरकार के खिलाफ और जो वहाँ पर मॉरल पॉलिसिंग है उसके खिलाफ। ये लग रहा है कि जब हम बात मुस्लिम कंट्रीज़ की करते हैं तो वहां पर महिला अधिकारों को देखा जाए तो हमेशा शुरू से ये रहा है कि वहां पर उनको अधिकार नहीं दिए जाते, पुरुषों के मुकाबले जो अधिकार है वो बहुत ही कम मिलते हैं, और ऐसे में बदलाव की दरकार है। क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि जो ईरान की ये घटना है, इसमें एक बहुत सीरियस चीज जो इन्वॉल्व है वो है कि वो जो लेडी है जिसकी मौत हुई है पुलिस कस्टडी में, वो एथनिक माइनॉरिटी की है, कुर्द है। और कुर्द जो है वो पहले ही वहां की सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट लड़ रहे हैं। कुर्दिस्तान की अपनी एक लड़ाई है जी, और जो कुर्द हैं वो इराक में भी हैं, टर्की में भी हैं, ईरान में भी हैं, वो अपना एक अलग चाहते हैं। तो अगर एक एथनिक माइनॉरिटी जो कि पहले ही फोकस में होती है, अगर उसकी लेडी की मौत होती है तो ये डबल वो हो जाता है। एक तो पर्दे की बात आ गई, दूसरे एक माइनॉरिटी के ऊपर जुल्म की बात आ गई। ये दोनों चीजें वहां पर दिखाई दे रही हैं जो एजिटेशन चल रहे हैं। इसीलिए जब हम देखते हैं, जब उसका जनाजा गया, उसके साथ महिलाएं जो थी उन्होंने अपने हिजाब फेंके, वो एक तरह से स्टेट के अगेंस्ट या स्टेट के ऑपरेशन के अगेंस्ट एक तरह से उनका रिबेलियन है कि हम ये नहीं करेंगे अगर आप इसको आप जबरदस्ती लागू करने की कोशिश करेंगे। इसलिए जहां तक आपने सारे मुस्लिम कंट्री की बात की है, हर मुस्लिम कंट्री डिफरेंट है। हर मुस्लिम कंट्री में लेवल ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ शरिया डिफरेंट है। लेकिन कहीं ना कहीं जो महिला अधिकारों की बात आती है तो मुस्लिम देशों की जब हम बात करते हैं वहां पर महिला अधिकारों का जो है हनन, उन्हें पुरुषों के मुकाबले जो है अधिकार नहीं दिए जाते। हम कतर की बात कर रहे थे, मैं बताता हूँ, ये परसेप्शन की बात है जी। एक तो तबका ये कहता है कि जो पर्दा है ये ऑपरेशन है, दूसरा तबका ये कहता है कि पर्दा जो है एम्पावरमेंट है।
दोनों की परसेप्शन में डिफरेंट है। पर इस पर्दे के नाम पर अगर स्कूल नहीं भेजा जाता, इस पर्दे के नाम पर अगर स्कूल नहीं भेजा जाता है, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं। नहीं जी, एक मैं एक बात कहूंगा, अगर पर्दे के नाम पे स्कूल नहीं भेजा जाता वो भी गलत है, अगर पर्दे को लेकर के बच्चे स्कूल छोड़ते हैं वो भी गलत है। जी बिल्कुल। अनवर साहब, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि जब मुस्लिम देशों की बात आती है, वहाँ पर महिला अधिकारों की बात आती है, स्कूल नहीं भेजे जाते, हिजाब को भी मसला बनाया जाता है और उम्र का भी मसला बनाया जाता है कि इस उम्र में जो है 13 साल की उम्र में भी शादी करने की बात, महिलाओं को लगातार जो है इन तमाम जो बातें हैं या फिर जो कानून है उनका निशाना बनाया जाता रहा है। नहीं, ये सही है। मैंने बुनियादी सवाल मैं बार बार कह रहा हूं, बुनियादी सवाल है थियोक्रेटिक स्टेट। जहां थियोक्रेटिक स्टेट होगा, धर्म आधारित राज्य होगा, इस तरह के चीजें थोपी जाती हैं, किसी न किसी रूप में थोपी जाती हैं। दूसरी बात खालिद साहब ने बहुत अहम उठाई है कि ये सवाल है मेडिटेरियन गवर्नमेंट का कि खुर्द तो सिर्फ 3% है, 3% है, वहां आप थोप रहे हैं। उसी तरह से इंडिया में भी माइनॉरिटी पर जो मेडिटेरियन पॉलिटिक्स करने वाली बीजेपी आरएसएस है वो थोप रही है और किसी ने विरोध नहीं किया। पहले ये सब चीज चल रहा था तो हमने शुरू में कहा कि हम हिजाब नोचने और हिजाब थोपने के खिलाफ हैं। देखिए, रिलीजन का एक लिबरल अप्रोच भी है, एक कंजर्वेटिव अप्रोच भी है। तो आप इस्लाम फ्लेक्सिबल है, लेकिन ये जो तानाशाह बन जाते हैं खुमैनी साहब जैसे लोग जी, वो थोप रहे हैं, इस्लाम को गलत तरह से इंटरप्रेट कर रहे हैं। औरतों पर ये थोपना कहीं से जरूरी नहीं है। और इंडिया में जहां तक बात है तो आप क्यों, गरीब लड़कियां हैं, अगर मान लीजिए इसका सबसे वर्स्ट विक्टिम जो गरीब पसमानदा औरतें और लड़कियां परिवार की हैं, वो हिजाब पहन करके जाती हैं। बड़े लोग हिजाब वगैरह कम पहनता है, ये समझ लीजिए अमीर उबरा लोग हैं वो कम पहनते हैं, दिखावे के लिए पहनते हैं तो। लेकिन यहाँ पर गरीब लोग जाते, स्कूल हजारों लड़कियों का स्कूल, एक तो लड़कियां पढ़ती नहीं है, गरीबी की वजह से हो या और दूसरी वजह से हो। तो दूसरी चीज ये है कि आप उसको रोक रहे हैं तो इसी बहाने आप लड़कियों की तालीम लेने से रोक रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये थियोक्रेटिक स्टेट का ये तरीका है, चाहे इंडिया में, हालांकि ये नहीं है लेकिन इसकी कोशिश की जा रही है कि इंडिया खुलेआम हुकूमत की तरफ से कोशिश की जा रही है कि इसको धर्म आधारित राज्य बनाया जाए। जगह जी आपने जी बिल्कुल बिल्कुल, जगह जी आपने सुना, दोनों तरह की तानाशाहियों के खिलाफ है, चाहे वो खुमैनी करे चाहे इंडिया गवर्नमेंट करे। जी जगह जी, आपने सुना कि क्या बच्चियों पर कानून थोपा जाना चाहिए और क्या बच्चियों को इसी वजह से जो स्कूल नहीं जाने को मिलता है, इस तरह के अधिकारों को जो छीना जाना चाहिए? देखिए, जो एक बेसिक बात है वो वही रहेगी जो खालिद साहब ने पहले शुरुआत में कही। एक बच्चा जब स्कूल जाता है, अगर आप उस समय अपनी जो भी टर्म्स आपकी हैं, ये स्कूल वालों को देखना है, क्योंकि आर्टिकल 30 के अंदर स्कूल मैनेजमेंट को इख्तियार है कि वो क्या अपने रूल्स रेगुलेशंस या नियम बनाना चाहते हैं। लेकिन इसको तुरंत बंद करना या बदलना, इसमें जरूर दिक्कत आती है। लेकिन अगर आप शुरुआत से, अगर आप बे से कहते हैं कि अगर आप हमारे इंस्टीट्यूशन में आना चाहते हैं तो हमारे ये नियम और कायदे हैं, अगर आप इससे इत्तेफाक रखते हैं, आप इससे सहमत हैं, आप आइए, वरना नहीं। मान लो एंकर है जी, एक छोटा सा कॉल ले लेते, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका स्ट्रेट टॉक में। थैंक यू जी नेहा जी, मेरी कॉल लेने के लिए। अभी आपको टाइम भी बहुत कम है, खत्म करने वाले हैं आपके। नहीं, देखिए, मुझे इसमें सिर्फ इतना ही नेहा जी कहना है, क्योंकि टाइम भी कम है, कि अब देखिए, लेडीज तो लेडीज, औरतें फीमेल तो फीमेल ही है, चाहे वो देखिए ईरान में हो, इंडिया में हो, पाकिस्तान में हो या कहीं भी हो। अगर वो वहां देखिए वो एतराज कर रही हैं, उन पर जुल्म हो रहा है, और यहाँ हम कहें कि नहीं, हम भारत में अलग चीज है, वो इस्लामिक कंट्री होने दो, वो एक जो मुझे लगता है कि एक नजरिया है, वो गलत नजरिया।
अगर वो कह रही हैं तो कुछ ठीक कह रही है। एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि उनको आजादी होनी चाहिए, जब वो आजादी मांग रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि उनको मरने दो। तो ये जो इस्लाम में ये जो जेंट्स लोग हैं, ये जो उनको उन्होंने अपना होल्ड बना रखा है कि हम उनको जीने नहीं देंगे, उनको अपना अगर वो नहीं मानते तो तेजाब डाल देते हैं। वैसे तो कहते हैं जी इसमें सारा जी वो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक चलेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन वो कहता है, और अगर वो करती हैं तो उनके साथ जो ये संक्षेप में हालत करते हैं वो भूल जाते हैं कि कुछ और भी है। जी बहुत बहुत फिर जो कॉन्स्टिट्यूशन अच्छा चलिए कोई बात नहीं। थैंक यू जी नेहा जी। थैंक यू मुकेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो एक और कॉलर थे जो कहते हैं कि जब बात महिलाओं को आज़ादी की आती है तो मिलती है, तो एक तरफ तो वहाँ पर ईरान में कहते हैं कि आज़ादी चाहिए, लेकिन भारत में मसला बिल्कुल अलग है। समय बहुत कम रह गया, इसलिए प्रोफेसर खालिद मैं आपसे जानना चाहूँगी इस पूरे एंगल के लिए जो है वे आउट क्या निकलेगा अगर भारत की बात की जाए तो? देखिए ये है कि नेहा जी पर्सनल चॉइस के ऊपर किसी तरह की जोर जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए, जब तक के वो कानून के दायरे में है, नैतिकता के दायरे में। अगर दोनों चीजें आप एक्सेप्ट करके अपनी पर्सनल चॉइस को व्यक्त करते हैं तो हम सबको उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जहां तक सवाल है कि मैं धर्म को मान रहा हूं या नहीं मान रहा हूं, ये मैटर मेरे और गॉड के बीच में है। ये मैटर मेरे और गॉड के बीच में है कि मैं इस्लाम के इंजेक्शन को पूरी तरह से मान रहा हूं या आधी मान रहा हूं, उसका गुनहगार मैं हूंगा, लेकिन स्टेट का उसके साथ कोई लेना देना नहीं है। समाज को मेरी पर्सनल चॉइस की रिस्पेक्ट करनी चाहिए जी। अगर ये है तो ये मामला खत्म हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है जी। जगत जी, मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि इस समय ईरान के पास एक बहुत बड़ा मौका है कि वो दुनिया के सामने ये दर्शाए कि वो महिला अधिकारों को कितना जानता है, वो इस्लाम के बारे में उसका क्या कहना है, और जो दोषी है उनके खिलाफ वो क्या कार्रवाई करता है। तब तो कल को जब हम अगली डिबेट करेंगे इसके फैसले के बाद, तब हम कह सकते हैं कि ये देश उसके खिलाफ नहीं था ईरान, ये चंद लोग थे जिनकी वजह से वो उस महिला को अपनी जान गंवानी पड़ी। तो ये एक मौका है इस अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ईरान के पास इस चीज को एस्टेब्लिश करने का कि उस महिला की हत्या खाली महिला की वजह से नहीं हुई, चंद लोग थे जिन्होंने कानून की सीमाएं लांघी, जिनकी कट्टरपंथी विचारधारा की वजह से हुई। जी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी, समय समाप्त हो गया। और अब आखिर में मैं दर्शकों से फिर से अनुरोध करती हूँ कि अगर आप स्ट्रेट टॉक से जुड़ना चाह रहे थे और अपनी बात शो के दौरान नहीं रख पाए हैं तो कृपया अपनी बात info@justbroadcasting.com पर ईमेल भेजकर जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आज के पैनलिस्ट का भी करूँगी, क्योंकि हिजाब का जो विवाद है एक बहुत बड़ा विवाद है। क्या महिलाओं पर इसे थोपना चाहिए? दर्शकों को, जनता को भी इसे खुलकर अब बोलना पड़ेगा, मुस्लिम महिलाओं को खुलकर बोलना पड़ेगा। ईरान की महिलाएं आगे आई हैं, बाकी मुल्कों की भी महिलाओं को आगे आना होगा। फिलहाल स्ट्रेट टॉक में बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और बड़े मुद्दे के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।